आरएलएसपी के तहत लड़े, एक नया गठबंधन उन्होंने बनाया। महागठबंधन से वो अलग हो चुके थे तब तक 2020 के चुनाव आते आते। उनके डिमांड कई थे, जो डिमांडों को पूरा नहीं कर पा रहे थे महागठबंधन के लोग, और खास करके तेजस्वी यादव जो 2019 में हारे थे, उसके बाद से इनको भी डर लगने लगा था कि 2020 में क्या होगा। इसको लेकर के उन्होंने जो डिमांड किया था वो पूरा नहीं हुआ, और महागठबंधन से बाहर होकर उन्होंने एक ग्रैंड अलायंस बनाया था, जिसके मुख्यमंत्री के कैंडिडेट उपेंद्र कुशवाहा ही थे। इसमें ओवैसी की पार्टी, बीएसपी सभी इसमें जुड़ी हुई थी, और इसके साथ चुनाव लड़े थे। 6 सीटें जीत करके भी आए थे, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा को एक भी सीट नहीं मिली थी। अब 2024 के चुनाव की बात कर लेते हैं। 2024 के चुनाव में उनको इस बीच में कई घटनाएं घटी। 2020 का चुनाव हारने के बाद 2021 में नीतीश कुमार के साथ आ लिया अपनी पार्टी आरएलएसपी का विलय करके। उन्होंने निश्चित रूप से इस मंथन के बाद जो निकल करके आएगा, आप समझ ही रहे हैं कि क्या होगा। आईटी सेल की बात करें तो 2019 में भी हमने आईटी सेल देखा है वीआईपी का, और 2020 के चुनाव में भी देखा है, 2024 में भी देखा है। आईटी सेल के माध्यम से और सोशल मीडिया में काफी एक्टिव रहते हैं वीआईपी के जो नेता हैं और उनके जो कोर टीम के लोग हैं। इतना ही नहीं, खास करके इस समाज को भी जागरूक करने का सोशल मीडिया का माध्यम अपनाया गया है। अब जब बात हम करते हैं मुकेश सहनी की, तो मुकेश सहनी दावा ये करते हैं कि 10% से ज्यादा उनका वोट है। हालांकि वो तो दावा और भी करते हैं, लेकिन जो जातीय अगर बात करें हम, तो 2015 के बाद 2020 में भी चुनाव लड़े, वहां भी उनको मौका मिला था। 7 सीटें उन्हें नीतीश कुमार ने दिया था। महागठबंधन में वो आ गए थे। नीतीश कुमार भी महागठबंधन छोड़ करके और एनडीए गठबंधन में आ गए थे, और जीतन राम मांझी भी महागठबंधन छोड़ करके एनडीए में आ गए थे। गठबंधन के भीतर गठबंधन जो हुआ था, उसमें नीतीश कुमार ने जीतन राम मांझी को अपने कोटे से 7 सीटें दी थी, जिसमें से 4 जीत करके आए थे, और यहां उन्होंने भी सरकार बनाने में नीतीश कुमार का बड़ा सहयोग किया। एक बैसाखी वो भी थे जो नीतीश कुमार की सरकार को वोटे हुए थे। इसके अलावा बता दें आपको कि 2014 के लोकसभा चुनाव को लड़े, लेकिन उसमें उनको सफलता नहीं मिली। 2019 में लड़े, वहां भी सफलता नहीं मिली। 2024 के चुनाव में जीतन राम मांझी को सफलता मिली, और उन्होंने गया से चुनाव जीत करके नरेंद्र मोदी की सरकार को नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। बिहार में विधानसभा चुनाव की काउंटडाउन शुरू हो चुकी है, और जैसे ही नीतीश कुमार दिल्ली से पटना आएंगे, उसके बाद से ये काउंटडाउन और तेजी से बढ़ जाएगा। आज भीतर की बात में हम आने वाले चुनाव में जो प्रभावित करेंगे या जिनके हाथ में होगा सरकार बनाने का जो चाबी होता है, वो जिनके हाथ में होगा, उन लोगों की बात हम करने के लिए आपके सामने आए हैं। आधा दर्जन से ज्यादा ऐसे नेता हैं, ऐसे दल हैं जिसको लीड कर रहे हैं ऐसे नेता। ये जातीय समूह के साथ जुड़े हुए हैं, और इनका इन्फ्लुएंस अब तक बिहार के राजनीति में देखने को मिला है। कई नए खिलाड़ी हैं जिनको अभी तक परखना बाकी है, तो कई लोग खिलाड़ी तो नए हैं जिन्हें परखा भी गया है कि वो अपने तो नहीं बहुत कुछ कर पाए, लेकिन दूसरे की हार और जीत में एक बड़ा रोल निभा सकते हैं। यानी सीधी तौर पे अगर देखा जाए तो नीतीश तेजस्वी या कोई और सीएम बनेगा, उसका फैसला कौन करेगा, ये अब सीएम चेहरे का फैसला जो है कहीं ना कहीं इस नए फॉर्मूले से तय करेगा, और ये नए छत्रप जो बिहार की राजनीति में आए हैं ये तय करेंगे पूरी तरह से। जो चुनाव के ठीक पहले अचानक से ये जो रूल बदला है, इस रूल के बदलने से बिहार की राजनीति में अब कई चर्चाएं हो गई हैं। आपने देखा होगा कि इस बीच में एक चर्चा ये भी चल रही है कि इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया में इस देश ने एक विधायक, अकेले सिंगल विधायक जीतने वाले को भी मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचते देखा है, और ये सब कुछ इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया का ही देन है। जिन लोगों की मैं चर्चा कर रहा हूं, उन लोगों में करीब 1 दर्जन ऐसे नेता हैं जो जातीय पार्टियां या जातीय समूह को लेकर के एकजुट हुए हैं, और वो चुनाव को छोटे छोटे स्टेट में अपनी जहां उनकी उपस्थिति है उसके आधार पर वो प्रभावित करते रहे। लेकिन कुछ ऐसे खिलाड़ी, ऐसे प्लेयर है, बिग प्लेयर है, जो कहीं ना कहीं जातीय समीकरण के साथ साथ इन आंकड़ों को ध्वस्त करते हैं। जैसे आप समझिए, पिछली बार के चुनाव में 2020 का अगर रिजल्ट आप अपने सामने रख करके उस पर मंथन शुरू कीजिएगा, तो आपको सीधे नजर आ जाएगा कि तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री नहीं बनने में और नीतीश कुमार के कम सीट आने के पीछे कारक कौन थे, कौन से वो प्लेयर थे जिन्होंने अच्छा प्रदर्शन कर दिया, जिसके चलते तेजस्वी की सीटें तो अधिक आई, लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने से वो पहले ही टाँटा फिस हो गए। जिस तरह से आपने देखा भी होगा कि नीतीश कुमार के पास लवकुश समीकरण के साथ साथ आधी आबादी का एक बड़ा वोट बैंक है, जिसे हिडन वोट मैं कहता हूं।
ये कब किस तरह से क्लिक करके और नीतीश कुमार को बिहार की राजनीति का सबसे ज्यादा एक्सिस धुरी बना देगा, जिनके बिना कोई सरकार नहीं बन सकती है। और यही कारण है कि पिछले 4 चुनाव से बिहार में, जो भी 2005 के चुनाव कह लीजिए, 2005 में दोनों चुनाव की बात कर लीजिए, 2010 की बात करें, 15 की बात करें, 20 की बात करें, ये सभी चुनाव इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि नीतीश कुमार का वही एक्सिस पॉइंट है जिसके चलते वो सरकार का मुखिया बनने के लिए और बनाने के लिए अपने सहयोगियों को मजबूर कर देते हैं। उनके पास कोई विकल्प नहीं होता, सत्ता में बने रहना है तो आपको नीतीश कुमार को साथ लेके चलना पड़ेगा। इसी स्थिति में आपने देखा कि कई बार नीतीश कुमार इस खेमे से उस खेमे में गए हैं। तेजस्वी यादव के पास एक बड़ा वोट बैंक है MY समीकरण का, 14% यादव और 17% मुस्लिम। इनमें से अधिकांश वोट तेजस्वी यादव को बिना किसी रोक टोक के जाता है, और लालू प्रसाद ने जो सामाजिक न्याय का एक समीकरण गढ़ा था, उस समीकरण का वोट भी तेजस्वी यादव को जाता है। इनमें बहुत सारे ऐसे जातियां हैं, तो निश्चित रूप से लालू प्रसाद के सामाजिक न्याय की बात अगर करते हैं तो सामाजिक न्याय की बात पर आपको आकर के टिकना पड़ेगा। अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें जो महागठबंधन का स्वरूप है, महागठबंधन में हमने आपको बताया भी कि किस तरह की परिस्थितियां बनी है, और सबसे ज्यादा अगर मजबूत कहीं नजर आ रहा है, हालांकि सर्वे रिपोर्ट तो ये बता रहे हैं कि एनडीए गठबंधन मजबूत है, लेकिन इस सर्वे रिपोर्ट में अभी 4 महीने पहले ये कहा जा सकता है, हो सकता है कि इसके तरीका को कोट किया जाए, या फिर और भी बहुत सारी बातें होती हैं जिनको लेकर के कहा यह जाता है कि सर्वे कराया भी जाता है। खैर, इन सारी बातों पर हम नहीं आते हैं। हम सीधी तौर पे अगर देखें तो एक बात तो साफ नजर आ रहा है कि जो वोट बैंक इंडिया गठबंधन में राष्ट्रीय जनता दल का है, वो एक मजबूत आधार है जिसको लेकर के कई पार्टियां मिलकर के उस वोट बैंक को कहीं ना कहीं उसके बराबर तक आने की कोशिश करती हैं। उसके बाद हमने आपको बताया ही कि जो कांग्रेस है उसका कैडर वोट है, डाई हार्ड कांग्रेसी आज भी कांग्रेस को ही वोट करते हैं, परिस्थितियां चाहे जैसी भी रही हो। वहीं अगर बात करें तो वाम दलों की भी एक अलग अपने वोट बैंक की तरफ पकड़ है, और वो वोट बैंक कहीं इधर उधर नहीं जाता है, वाम दलों का कैडर वोट है। बात अगर हम करें तो मुकेश सहनी इस गठबंधन में एक की फैक्टर बनकर के सामने आए हैं, और जिसकी चर्चा हम करने के लिए आए हैं कि चुनाव के ठीक पहले जो पूरा रूल बदला है, उस रूल में जो हम बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, तो हम इधर चर्चा कर रहे हैं और दूसरी तरफ अपने कुनबे को मजबूत करने के लिए, अपनी बात को कैसे अधिक से अधिक लोगों तक तो पहुंचाया जा सके, उसके लिए कौन कौन से माध्यम को यूज किया जा सके, सोशल मीडिया को कैसे मजबूत किया जा सके, इसको लेकर के अभी मंथन चल रहा है वाल्मीकि नगर में VIP का। और निश्चित रूप से इस मंथन के बाद जो निकल करके आएगा, आप समझ ही रहे हैं कि क्या होगा। IT सेल की बात करें तो 2019 में भी हमने IT सेल देखा है VIP का, और 2020 के चुनाव में भी देखा है, 2024 में भी देखा है। IT सेल के माध्यम से और सोशल मीडिया में काफी एक्टिव रहते हैं VIP के जो नेता हैं और उनके जो कोर टीम के लोग हैं। इतना ही नहीं, खास करके इस समाज को भी जागरूक करने का सोशल मीडिया का माध्यम अपनाया गया है। अब जब बात हम करते हैं मुकेश सहनी की, तो मुकेश सहनी दावा ये करते हैं कि 10% से ज्यादा उनका वोट है। हालांकि वो तो दावा और भी करते हैं, लेकिन जो जातीय जनगणना के आंकड़े आए हैं, जातीय गणना के जो आंकड़े आए हैं बिहार में 2023 में, उन आंकड़ों के हिसाब से अगर देखा जाए तो उनके जो अलग अलग जातियों को और मलाह समाज को, निषाद समाज को अलग अलग दिखाया गया है, वो सभी को जोड़ने के बाद करीब 10% से ज्यादा उनकी जनसंख्या हो जाती है। तो ऐसे में मल्लाहों का वोट जो है वो मुकेश सहनी अपनी तरफ खींचने में कामयाब जरूर होते हैं, लेकिन उनको कड़ी चुनौती भी मिल रही है। इस चुनौती में और भी कई लोग हैं जो लगातार, आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी भी निषादों को एकजुट करने के लिए कार्यक्रम कर रही है, तो वहीं नीतीश कुमार ने भी इस समाज को अपने पक्ष में रखने के लिए कई लोगों को बड़ी जिम्मेवारियां दी हैं। इन सारी बातों को लेकर के जो इस जाति का वोट है वो मुकेश सहनी अपनी तरफ खींचने के लिए, और जो कहा जाता है कि एक सर्वमान्य नेता के रूप में उन्होंने अपने आप को स्थापित जरूर किया है। ये समाज को ऐसा लगता है कि मुकेश सहनी उनके लिए काम करेंगे। हालांकि 2019 की बात करें तो उन्हें 3 सीटें मिली थी, नहीं जीत पाए थे, चुनाव हार गए थे। 2020 में 11 सीटें मिली थी, 4 सीट जीत करके आए थे, और पहली बार किसी सदन में उनकी पार्टी का प्रवेश हुआ था। इसके बाद 2024 के चुनाव में भी उन्हें 3 सीटें मिली, लेकिन एक भी जीत नहीं पाए थे। उपचुनाव में भी कई चुनाव उन्होंने लड़े हैं, लेकिन उसमें उनको सफलता नहीं मिली है। लेकिन अब जो वर्तमान स्थिति बनी है उसमें 2024 के चुनाव में जिस तरह से अचानक से उनकी एक बार फिर से बड़ी बेहतरीन बॉन्डिंग तेजस्वी यादव के साथ बनी, जो 2020 में टूट गई थी, पीठ में खंजर भोंकने की बात सामने आई थी,
और उन्होंने बीच मीटिंग से उठ करके विद्रोह कर दिया था। उसके बाद एनडीए के साथ चुनाव लड़े थे, वहां भी उनको जो मान सम्मान चाहिए था मिला तो जरूर, लेकिन वो अस्थायी नहीं रह पाया और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने उनके विधायकों को भी अपने पाले में कर लिया और पूरी तरह से फिर से कहा जाए तो राजनीतिक रूप से किसी भी सदन का हिस्सा नहीं रहे और पैदल हो गए थे। एक बार फिर से उनको तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी की जोड़ी बनी और अब ये अमात केवट कोल गोड़ी धाबी गोंड गंगई गंगोत घटका घटवार चाई तियर तुरहा, उसके बाद नोनिया बींद मलाह, ये सारे लोगों को अगर जोड़ लिया जाए तो 10% के आसपास, 9 से 10% के आसपास उनके वोट बैंक को माना जाता है। और यहाँ जो इन्फ्लुएंस करने की बात है तो खास करके अगर देखा जाए तो अब जो एक नया तरीका और नया गठजोड़ बनाया है मुकेश सहनी ने, उनको ये पता है कि जो मल्लाह समाज के उनके वोट बैंक है, उस वोट बैंक में से जो बाकी के लोग काटेंगे उस वोट की भरपाई कैसे करेंगे जिससे कि वो बिहार की राजनीति में प्रासंगिक बने रहेंगे। उसके लिए उन्होंने कई सेक्टर्स पर काम किया है और खास करके जो ब्राह्मण समाज है उसको अपने तरफ जोड़ने की कवायद शुरू कर दी है। संजीव मिश्रा इसके सबसे बड़े उदाहरण है, जो खास करके अगर देखा जाए तो सन ऑफ मल्लाह के नाम से जाते हैं, माफ कीजिएगा सन ऑफ मिथिला के नाम से जाते हैं। संजीव मिश्रा सन ऑफ मिथिला के नाम से जाने जाते हैं और उनका एक अपना अलग वोट बैंक है। उस वोट बैंक और अपने जमीन में वो उन्होंने जो काम किया है उसके आधार पर उनको बेहतर विकल्प के रूप में अपने क्षेत्र में देखा जा रहा है और खास करके मिथिलांचल के क्षेत्र में कहें तो उनके कारण मुकेश सहनी को भी वोटों का इजाफा होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर बात करें हम तो मधुबनी से लेकर के दरभंगा, वैशाली, खगड़िया, ये सुपौल है, मुजफ्फरपुर है, भोजपुर के कई क्षेत्रों में, बक्सर के क्षेत्रों में इस मल्लाह समाज का, नोनिया बिंद मल्लाह समाज का अच्छा खासा एक इन्फ्लुएंस होता है और ये वहां परिणाम को बदलने की स्थिति में रहते हैं। मुजफ्फरपुर की बात कर लें तो वहां से आप देख रहे होंगे पिछले कई चुनाव से वहां से निषाद समाज से ही जीतते आ रहे हैं। तो इन सारी बातों को लेकर के जब आप उसका आकलन कीजिएगा तो बैठे बिठाए कहा जाए या फिर कहा जाए कि महागठबंधन में मुकेश सहनी के आने से महागठबंधन की ताकत तो बढ़ी है, मुकेश सहनी की भी ताकत बढ़ी है और ऐसी स्थिति में उनका दावा जो है 40 से 60 सीटों का पर चुनाव लड़ने का, ये दावा उनका वर्तमान में तो होता हुआ दिखाई दे रहा है। 40 सीटों का डिमांड किया, आप देखना होगा कितनी सीटों पर चुनाव लड़ते हैं, लेकिन एक बात तय मान के चलिए कि मुकेश सहनी सरकार जो बनेगी उस सरकार में उनका इन्फ्लुएंस रहेगा। 2020 में भी उनका इन्फ्लुएंस था। 2020 में वो बार बार कहते हैं कि यदि मैं थोड़ा सा मेरी नीयत बदल जाती, मैं विद्रोह कर देता तो भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की सरकार नहीं बन पाती। उन्होंने स्पष्ट किया है कि वो ईमानदारी के साथ जहां रहते हैं वहां रहते हैं और इसी बात को लेकर के उनको गुस्सा भी आता है। ये भी बात उन्होंने साफ कहा था, यहां तक कि उन्होंने अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने बताया भी था कि अभी भी भारतीय जनता पार्टी के लोग उन पर डोरे डाल रहे हैं और उनको अपने पक्ष में लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो जाएंगे नहीं। खैर अब क्या होगा ये तो बाद की बात है, लेकिन मुकेश सहनी एक वो फैक्टर है, की फैक्टर है जो कहीं ना कहीं रूल बदल रहा है, उसके एक वाहक जरूर है। अगर बात हम करते हैं तो इसी कड़ी में जीतन राम मांझी भी आते हैं। जीतन राम मांझी का भी जो उनका वोट बैंक है वो वोट बैंक भी लगभग 3% से कुछ ज्यादा का है। महादलित, आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार ने महादलित एक बनाया था, महादलित को लेकर के दलित और महादलित को 2 भाग में डिवाइड किया था। जैसे ओबीसी को 2 भाग में ओबीसी और ईबीसी किया गया था, उसी तरह से महादलित को किया गया था, जिसको लेकर के काफी कॉन्फ्लिक्ट भी हुआ था और इस दलित समाज में, SC/SC समाज में जो है वो काफी विद्रोही तेवर भी अपनाए गए थे। लेकिन खैर जो वर्तमान स्थिति है उसमें एक अलग पहचान के साथ जीतन राम मांझी भी काम कर रहे हैं, बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और नीतीश कुमार के चुने हुए मुख्यमंत्री रहे हैं। नीतीश कुमार ने उन पर भरोसा भी किया था और 2014 में उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाया भी था। उसके बाद से उन्होंने जब विद्रोह हुआ अपनी पार्टी बनाई नीतीश कुमार से अलग होकर के और हिंदुस्तानी आवाम पार्टी लगातार चुनाव लड़ रही है। चाहे वो 2015 के चुनाव की बात करें, 2014 के चुनाव की बात करें, ये सभी चुनाव 2014 में तो वो थे ही नीतीश कुमार के साथ, जबकि उसी दरमियान वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर, लेकिन 2015 में जब उन्हें हटाया गया तो उन्होंने अपनी पार्टी हिंदुस्तानी आवाम पार्टी बनाई और उस पार्टी को बनाने के बाद एनडीए गठबंधन के तहत वो लगभग 15-17 सीटों पे चुनाव लड़े थे। 1 सीट जीत करके आए थे 2015 में। अगर बात करें हम तो 2015 के बाद 2020 में भी चुनाव लड़े, वहां भी
उनको मौका मिला था, 7 सीटें उन्हें नीतीश कुमार ने दिया था, महागठबंधन में वो आ गए थे। नीतीश कुमार भी महागठबंधन छोड़ करके और एनडीए गठबंधन में आ गए थे, और जीतन राम मांझी भी महागठबंधन छोड़ करके एनडीए में आ गए थे। गठबंधन के भीतर गठबंधन जो हुआ था उसमें नीतीश कुमार ने जीतन राम मांझी को अपने कोटे से 7 सीटें दी थी, जिसमें से 4 वो जीत करके आए थे, और यहां उन्होंने भी सरकार बनाने में नीतीश कुमार का बड़ा सहयोग किया। एक बैसाखी वो भी थे जो नीतीश कुमार की सरकार को वोटे हुए थे। इसके अलावा बता दें आपको कि 2014 के लोकसभा चुनाव को लड़े, लेकिन उसमें उनको सफलता नहीं मिली। 2019 में लड़े, वहां भी सफलता नहीं मिली। 2024 के चुनाव में जीतन राम मांझी को सफलता मिली और उन्होंने गया से चुनाव जीत करके नरेंद्र मोदी की सरकार को सपोर्ट किया और केंद्र में मंत्री भी हैं। अब अगर देखा जाए तो दलित समाज में खास करके कई ऐसी जातियां हैं, इसके जो इन्फ्लुएंस करने वाले जगह हैं, जहां जहां माझी समाज का जो जिस समाज से आते हैं जीतन राम मांझी, उनका इन्फ्लुएंस की बात करें तो सुपौल, अररिया, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया और गया के साथ साथ मगध के क्षेत्र में उनका इन्फ्लुएंस रहा है। जमुई उमीज के क्षेत्र में भी उनका एक अच्छा खासा इन्फ्लुएंस रहा है और उनका वोट बैंक है। अब इस आधार पर वो भी एक बड़े प्लेयर के रूप में सामने आते हैं, और नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव या कोई और सीएम बनेगा तो उसमें जो नया फॉर्मूला है और नई जो आप कह रहे हैं कि रूल बना है, उस रूल में इन लोगों का भी एक हिस्सेदारी, यानी कि जीतन राम मांझी की हिस्सेदारी बड़ी हो जाती है। बात हम करें तो उपेंद्र कुशवाहा भी एक फैक्टर हैं। उपेंद्र कुशवाहा पिछले कई चुनाव से बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए, लेकिन 2014 में जब वो नीतीश कुमार से अलग हुए थे, नीतीश कुमार आपको याद होगा 2013 में जब एनडीए छोड़े थे, तो उपेंद्र कुशवाहा ने भी अपनी पार्टी आरएलएसपी बनाई थी। वहीं से चुनावी मैदान में वो अपने दम पर उतरना शुरू किए और वहीं उन्होंने आरएलएसपी का गठन किया था। 14 का चुनाव लड़े। 14 के चुनाव में 3 सीटें उन्हें एनडीए गठबंधन की तरफ से मिली थी और तीनों सीट पर उन्होंने जीत दर्ज किया था। इसके बाद 2015 का चुनाव लड़े, वहां भी उन्हें 22-23 सीटें मिली थी, लेकिन वहां मात्र 2 सीटों पर वो जीत दर्ज कर पाए विधानसभा के चुनाव में, और यही कारण था कि वहां नीतीश कुमार और लालू प्रसाद की जोड़ी मजबूत हुई थी 2015 के गठबंधन में। 2019 की बात करें तो गठबंधन उन्होंने बदल दिया था और महागठबंधन चले गए थे तेजस्वी यादव के साथ, और उन्हें 5 सीटें मिली थी। उन 5 सीटों में से एक भी सीट वो जीत करके नहीं आए थे, खुद 2-2 सीटों पर वो चुनाव लड़े थे। अब ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि बिहार की राजनीति में उपेंद्र कुशवाहा की प्रासंगिकता क्या है। इतना ही नहीं, 2020 के चुनाव में आपने देखा भी होगा कि 2019 के बाद 2020 का भी चुनाव लड़े और वहां भी वो आरएलएसपी के तहत लड़े। एक नया गठबंधन उन्होंने बनाया, महागठबंधन से वो अलग हो चुके थे तब तक 2020 के चुनाव आते आते। उनके डिमांड कई थे, जो डिमांडों को पूरा नहीं कर पा रहे थे महागठबंधन के लोग, और खास करके तेजस्वी यादव जो 2019 में हारे थे, उसके बाद से इनको भी डर लगने लगा था कि 2020 में क्या होगा। इसको लेकर के उन्होंने जो डिमांड किया था वो पूरा नहीं हुआ और महागठबंधन से बाहर होकर उन्होंने एक ग्रैंड अलायंस बनाया था, जिसके मुख्यमंत्री के कैंडिडेट उपेंद्र कुशवाहा ही थे। इसमें ओवैसी की पार्टी, बीएसपी सभी इसमें जुड़ी हुई थी और इसके साथ चुनाव लड़े थे। 6 सीटें जीत करके भी आए थे, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा को एक भी सीट नहीं मिली थी। अब 2024 के चुनाव की बात कर लेते हैं। 2024 के चुनाव में उनको इस बीच में कई घटनाएं घटी। 2020 का चुनाव हारने के बाद 2021 में नीतीश कुमार के साथ आ लिया, अपनी पार्टी आरएलएसपी का विलय करके उन्होंने जदयू में अपने आप को समाहित कर लिया अपनी पूरी टीम के साथ। कुछ लोग इधर उधर गए भी, लेकिन वहां भी उनको रास नहीं आया। और 2022 में जब नीतीश कुमार फिर से एनडीए छोड़ करके महागठबंधन की तरफ जा रहे थे, तो सबसे ज्यादा अगर नाराजगी किसी की थी तो वो थे उपेंद्र कुशवाहा। वहां उन्होंने नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री का कैंडिडेट भी घोषित कर दिया था और ऐसा उन्हें लगता था कि नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी के रूप में जो लौकु समाज त्रिवेणी संगम है वहां उनको जगह मिल जाएगा। कुशवाहा समाज के और कोरी समाज के बड़े नेता के रूप में जाने जाते हैं और इनका वोट बैंक भी 4% से ज्यादा है। 4.21% इनका वोट है और लौकु समीकरण दोनों को जोड़ देते हैं तो यह 8% से ज्यादा हो जाता है। तो इसको लेकर के इनको लगता था कि नीतीश कुमार की विरासत को संभालने का मौका मिलेगा, लेकिन बीच में ही फॉल्स गोल हो गया और इनको भी फिर से छोड़ना पड़ा जनता दल यूनाइटेड और अपनी पार्टी बनाई। 2 उड़ान उन्होंने पार्टी का नाम रखा, लेकिन तीसरी बार सफल हुए। आरएलएम राष्ट्रीय लोक मोर्चा के नाम से उनकी पार्टी बनी और 2024 का चुनाव उसके तहत ही, उसके बैनर के तहत ही सिलेंडर छाप पर लड़े थे। अब ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि 1 सीट उनको मिली और वो भी 1 सीट वो हार गए। खैर इसके पीछे बहुत सारी कहानियां हैं, लेकिन एक बात तो तय है कि एक उपेंद्र कुशवाहा के हारने के चलते अंतिम चरण के चुनाव में 7 सीटें जो अंतिम चरण में हार गई एनडीए गठबंधन, उसमें कहा जाता है कि उपेंद्र कुशवाहा की हार और उपेंद्र कुशवाहा के साथ जो खेल हुआ उस खेल के कारण ही एनडीए गठबंधन को सभी सीटें हारनी पड़ी थी।
क्योंकि एकदम बिल्कुल अलग अंदाज में कुशवाहा समाज ने वोट किया था और जिसके चलते पहली बार औरंगाबाद जैसा सीट हारना पड़ा था। खैर, इन सारी बातों को लेकर के उनका जो वोट बैंक है वो 27% पिछड़ों में, अगर दूसरे नंबर की बात करें 14% यादवों के बाद, तो कुशवाहा समाज है। और कुशवाहा समाज के साथ अन्य जो 13% के आसपास ओबीसी के लोग हैं, जातियां हैं, वो कुशवाहा समाज पर, कोरी समाज पर भरोसा करते हैं कि वो यादवों के साथ उनके एक गठबंधन का हिस्सा है, यानी कि बराबर बराबर जरूरत महसूस होने पर ये अपने आप को अपना अगुआ भी मानते हैं, अपना नेता भी मानते हैं। और यही कारण है कि लगातार उपेंद्र कुशवाहा का जनाधार बढ़ा है। शाहबाद, मगध, औरंगाबाद, समस्तीपुर, खगड़िया, नालंदा, सीतामढ़ी, पूर्णिया, सुपौल, नालंदा, जमुई जैसे क्षेत्रों में, आरा, बक्सर में भी ये जो कुशवाहा समाज है वो इन्फ्लुएंस करता है और जीत हार में इसकी बड़ी हिस्सेदारी होती है। यही कारण है कि उपेंद्र कुशवाहा भी एक बड़े प्लेयर हैं और वो कहीं ना कहीं भीतर भीतर बड़ा खेल कर सकते हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि वो आगे डिसीजन क्या लेते हैं। अभी तक सीट शेयरिंग का समझौता नहीं हुआ है और सीट शेयरिंग के समझौता के से अगर संतुष्ट नहीं होते हैं तो अपने लिए रास्ता तलाश करेंगे, तो एक बड़े प्लेयर के रूप में वो भी सामने आएंगे और इस बार वो और मजबूती से लड़ाई लड़ना चाहेंगे। ऐसे भी उनके साथ समस्याएं तो हो ही रही हैं। एक और प्लेयर जो नए पैदा हुए हैं, हालांकि वो हुआ करते थे किसी दल में, लेकिन अब अपने समाज के लिए, अपनी जाति के लिए, अपने लोगों के लिए उन्होंने सब कुछ त्याग दिया है और आंदोलन के राह पर चल करके उन्होंने एक पार्टी बनाई है, इंडियन इनकलाब पार्टी। आईपी गुप्ता इनका नाम है और आईपी गुप्ता अपने समाज को लेकर के, जिसमें लगभग 80 लाख से लेकर के 1 करोड़ तक जनसंख्या है, जिसकी 20 लाख के आसपास कहा जाता है कि वोट बैंक है, और ये समाज अब पूरी तरह से एकजुट नजर आ रहा है। आईपी गुप्ता ने इस समाज को एक अलग तरह का सोच दिया है। एक सूत्री मांग इनका है और वो है कि इनका आरक्षण जो इनसे छीना गया है उसे वापस करके इन्हें फिर से अनुसूचित जाति में शामिल कर दिया जाए, शेड्यूल कास्ट में इनको शामिल कर दिया जाए, और यही उनका एक सूत्री मांग है। इसके लिए वो किसी भी गठबंधन के साथ जा सकते हैं जो गठबंधन इनके आरक्षण की मांग को पूरा करेगा। नहीं तो ये 40 सीटों पर चुनाव लड़ने का पहली लिस्ट जारी कर चुके हैं। किन किन क्षेत्रों में चुनाव लड़ेंगे उसका इन्होंने बजाते प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक लिस्ट जारी कर दिया है। 158 सीटों पे इनका मानना यह है, इन्होंने आंकड़ा भी प्रस्तुत किया है कि 158 सीटों पे ये प्रभावित कर सकते हैं चुनाव को और जीत हार में बड़ा अंतर पैदा कर सकते हैं। आईपी गुप्ता भी 2025 के चुनाव के लिए एक बड़े प्लेयर के रूप में सामने नजर आए हैं। तो वहीं आपको बता दें कि प्रशांत किशोर के साथ जो नई टीम बनी है, जिसमें उदय सिंह को अध्यक्ष बनाया गया है, आरसीपी सिंह उस टीम का हिस्सा हैं, ये भी कहीं ना कहीं इस चुनाव में प्रभावित कर सकते हैं। लेकिन इनका अपना जो वोट बैंक है वो वोट बैंक अलग अलग पार्टियों के वोट बैंक में से सेंधमारी करके लाने वाला वोट बैंक है और इसके लिए वो प्रयास भी कर रहे हैं और सफलता भी इनको मिली है। बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन उपचुनाव के 4 सीटों में 10,000 के आसपास वोट पर सीट पर लाना इस बात की तरफ इशारा करता है कि इन्होंने अपनी एंट्री तो जरूर उसमें दे दी है चुनावी रणनीति में। लेकिन सबसे बड़ी बात कि जो सबसे बड़े प्लेयर हैं वो चिराग पासवान नजर आ रहे हैं। चिराग पासवान दलितों के सबसे बड़े नेता के रूप में उभर करके सामने आए हैं। अब ये बात आप दूर दूर तक देख लीजिए, देश भर में दलित नेताओं का अगर आप दूरबीन लगाकर देखेंगे तो उसमें सबसे ज्यादा नजदीक आपको चिराग पासवान नजर आएंगे। चिराग पासवान ने स्वतंत्र आइडेंटिटी के साथ ये ऐलान कर दिया है कि वो चुनाव लड़ेंगे, यानी कि एनडीए गठबंधन में रहेंगे भी तो उनको दबाव की राजनीति बर्दाश्त नहीं है। और यही कारण है कि 2020 में वो अलग भी हुए थे, अपने मन मुताबिक सीटें नहीं मिलने के कारण वो अलग हुए, जिसका नतीजा एनडीए गठबंधन को झेलना पड़ा। भले ही सरकार चला रहे हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उनका दंश जरूर जानती है। सीटें कम भले ही नीतीश कुमार की हुई, लेकिन उसका दंश झेला भारतीय जनता पार्टी। अब ऐसी स्थिति में दलित समाज के लगभग अपने 7-8% वोटों के साथ हमेशा भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करते रहे हैं और नरेंद्र मोदी को सपोर्ट करने के लिए 2014 से जो बीड़ा उठाया है उसको किसी भी परिस्थिति में उन पर कितनी तरह की समस्याएं हुई, पार्टी टूटी, परिवार टूटा, लेकिन फिर भी वो नरेंद्र मोदी के हनुमान के रूप में अपने आप को स्थापित रखे। 2014 की बात करें तो 2014 में जब ये चुनाव लड़े थे तो 2014 में 7 में से 6 सीटें जीत करके आए थे। इसके बाद बात करें हम तो चिराग पासवान 2015 में 2 सीटें जीत करके आए थे। 2020 में इनको मात्र 1 सीट मिली थी, वो भी सीट इनसे छीन गई थी। और बात करें अगर लोकसभा चुनाव की तो लोकसभा 2014 में हमने बताया भी कि 7 में से 6 सीटें जीते थे। 2019 में 6 में से 6 सीट जीत करके आए थे और 2024 में इन्हें 5 सीटें मिली थी, 5 सीट जीत करके आए थे। और आज भी
एनडीए के घटक दलों में अगर बिहार के परिप्रेक्ष्य में देखें तो सबसे मजबूत दावेदार के रूप में वो सामने नजर आते हैं। और उनका कहीं ना कहीं एक बात तो निश्चित रूप से है कि वो चुनाव को प्रभावित जरूर करते हैं। अब चिराग पासवान भी एक बड़े प्लेयर के रूप में है और आने वाले 2025 के चुनाव में ये भी गेम चेंजर के रूप में देखे जा रहे हैं। जो रूल चेंज हुआ है उस रूल के चेंज होने के साथ साथ इन्होंने जो बातें कही और अभी अभी अरुण भारती ने जो सोशल मीडिया पे कल ही बयान दिया है, उस बयान को लेकर के आप कह सकते हैं कि वो अपनी स्वतंत्र आइडेंटिटी को लेकर के कहीं भी समझौता करने वाले नहीं है। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के विजन के साथ वो चुनाव लड़ेंगे और आने वाले चुनाव में वो निश्चित रूप से चुनाव को प्रभावित जरूर करेंगे। आप देख लीजिएगा, अभी से मैं बता रहा हूं जो परिस्थितियां बनी है, आईपी गुप्ता हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, जीतन राम मांझी हो, मुकेश सहनी हो, या आप बात कर सकते हैं कुछ हद तक प्रशांत किशोर की भी, आईपी गुप्ता की, ये सभी लोग मिलकर के और खास करके चिराग पासवान इस बार के चुनाव में सरकार बनने वाली खेमे को या सरकार नहीं बनने वाले खेमों को ज्यादा प्रभावित करेंगे। यानी कि जब भी सरकार बनेगी तो इनमें से अधिकांश लोग उस सरकार का हिस्सा जरूर होंगे, क्योंकि इनके बिना कोई सरकार नहीं बनेगी। जो परिस्थितियां हैं वो यही इशारा कर रही हैं। भीतर की बात में हम आपसे यही विदा लेते हैं। बाकी की खबरें भारत लाइव पर लगातार जारी रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।